तो फिर आपको अल्लाह ताला ऐसे अंदाज से उठा के ऊपर ले जाएगा कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे, हैं यार मेरे अंदर तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। खुद कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, तो फिर ये सारा बखेड़ा ट्रेनिंग वाला पालने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दिन रात एक साथ फिर रहे होते हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ दिन गुजरते हैं और उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। आज तो से बाउंसर्स जो है ना, आप कराई बाउंसर फेंकी जा रहे हैं। गोरों को ये पता चल जाए ना कि 50,000 रुपए से भी $1,00,000 पर मंथ कमाया जा सकता है, वो पागल हो जाएंगे। वैसे ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आज तक मैंने शेयर भी नहीं की। वैसे नाम मेरा है जिसको आप जानते हैं, लेकिन जो आपसे पढ़ता है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा, मैंने कहा ये बड़ी पहला इंटरेक्शन ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। जिसमें भूख ज़्यादा है, जो बहुत नीचे है, वो ऊपर जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू कि जिसके पास सारी आसाइशें मौजूद हैं। कि कैसे ग्रेवयार्ड कैसे आती है और फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान कैसे बनते हैं, इसका बताएं। कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ये आग, वो आग आपको कंसिस्टेंट रखती है। वो आग आपको गिरने नहीं देती, रुकने नहीं देती, झुकने नहीं देती। वो आग आपको क्विट नहीं करने देती। मैं यूं नहीं सोता था आखिरी 1 महीने में। मैं यूं सोता था कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए और मैं सो ना जाऊं। और लोग क्लेम करते हैं कि इतनी सक्सेस स्टोरीज नहीं हो सकती है, आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही सक्सेस स्टोरीज आ रही होती है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? अल्लाह पर तवक्कल रखें, बड़ा शदीद किस्म का, चाहे हालात आपके हक में नहीं भी जा रहे ना टेम्पररी, फिर भी शदीद किस्म का आपका तवक्कल हो कि अल्लाह ताला इस कठिन फेज से गुजार रहा है, तो ये मेरी प्रिपरेशन हो रही है। हल्फ लेना चाहे मुझसे, जिस तरह भी वो मुतमईन होना चाहे, मैं वो मुतमईन करने को तैयार हूँ कि मैंने कभी कोई फेक स्टोरी नहीं लगाई। उसने ना आपको फेक सक्सेस स्टोरी भेजी थी तो आपने लगा दी। मैं डर गया, एकदम दहल गया। मैंने कहा कौन सा बंदा? अवार्ड्स के बारे में मशहूर है कि पैसे दो, जितने मर्जी अवार्ड ले लो, जो मर्जी अवार्ड ले ले। क्या कहते हैं इस पे? अच्छा, कोई कॉन्सर्ट पे जाए, कोई मेला देखने जाए, कोई नंगा नाच देखने जाए, उस पर कोई नहीं बोला आज तक ना मंजन फरोशी या यही बकवासें करते हैं। आप किसी को मुझे नाकाम करना चाहते हो, आई स्किल जैसा इदारा मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं नाकाम हो जाऊंगा, वो फ्री कर दो। आप और मैं दुबई गए हुए थे। मतलब हम क्यों गए हुए थे? इंस्पायरेशन लेने ना यार। बैठेंगे, इन कामयाब लोगों को सुनेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, गपशप होगी। अब उनको मोहब्बत में पढ़ना है, शादी करनी है, फिर कमाना है, या तीनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, सुनना चाहते हैं लोग। आप बाहर जाए, खिदमत करनी है ना मुल्क की, बाहर जाएं, वहाँ से पैसा भेजें। यहाँ बैठना है तो डॉलर्स में कमाएं, मैं ये कहता हूँ। AI आ गया है जी, ChatGPT 3 है, अब 4 आ रहा है, फिर आता चला जाएगा। चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। लोग जो काम करके आपके पास पैसे बना रहे थे, आपके इनबॉक्स में मैसेज आते होंगे जी फ्यूचर क्या है, ये काम ख़त्म हो जाएगा या ये काम जो है वो बच जाएगा। जो भी बंदा सही है, कैपेबल है, ईमानदार है, उसकी कोई जगह नहीं है। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स। इस सीरीज़ में हम आपकी मुलाकात कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सक्सेस स्टोरी से, तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो भी होने वाली है। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। आज के मेहमान एक बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी, जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया है, क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है, फ्रॉम ग्रेवयार्ड टू प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो जानेंगे, इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आपने एंड तक देखनी है पॉडकास्ट। तो मेरे आज के मेहमान नन अदर देन तनवीर नांडला साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया मेरी पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू असबर भाई, बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू, बल्कि टू बी विद यू। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहला सवाल, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं और तनवीर नांडला को शायद, वैसे तो चांसेस कम है, पर पहली दफ़ा जो है वो आपकी शक्ल देख रहे हैं और आपके बारे में नहीं जानते हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है आप, किस एरियाज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ रही है, एक बिगिनर को इंट्रोडक्शन चाहिए आपका। मैंने स्टार्ट लिया था ब्लॉगिंग से, क्लिक एक्सचेंज से। याहू मैसेंजर पे ग्रुप्स होते थे, तो वहाँ से क्लिक एक्सचेंज करके डॉलर बनाते थे। मेरे एक अभी तो हमारी टीम का पार्ट है वासिफ लईक, वो मेरे जूनियर थे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। ना
तो उनकी एडमिशन्स के बाद समझ लें कि मेरा जो ऑनलाइन अर्निंग का जो जर्नी था ना वो थोड़ा स्पीड अप हो गया। उन्होंने पहली .com लेके दी, उन्होंने होस्टिंग का बताया कि होस्टिंग भी होती है, ब्लॉग स्पॉट पे पहले काम करते थे तो उन्होंने बताया कि क्लिक एक्सचेंज के अलावा रियल काम भी होता है। फिर जब रियल काम की तरफ आए तो पता चला जी वेबसाइट से अर्निंग करने के लिए उस पर ट्रैफिक होना ज़रूरी है। जब ट्रैफिक का पता चला तो उसके साथ साथ SEO का पता चला। अब SEO क्या होती है, वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे लानी है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है, एड्स प्लेस कैसे करनी है, एड्स को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, फिर साइट कैसे बनानी है, वर्डप्रेस क्या होता है, कस्टम साइट क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो ये सारा कुछ जो है ना ये उस दौरान समझ लीजिए लर्निंग का जो जर्नी था वो तकरीबन 2006-2007 में स्टार्ट हो गया था। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि जी यूट्यूब से कैसे ट्रैफिक लानी है। डेफिनेटली स्पैमिंग करते थे उस दौर में, ऑटोमेटेड एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि एक बॉट टाइप था कि सी पैनल पे ऑटोमेटिकली ईमेल क्रिएट होंगे, वो जाके गूगल अकाउंट क्रिएट करेंगे। उस वक्त ज़रूरी नहीं था मोबाइल नंबर ना अटैच होना, और उसके साथ साथ वो गूगल का जो अकाउंट है वो क्रिएट होगा, यूट्यूब का अकाउंट क्रिएट होगा, चैनल क्रिएट होगा, ऑटोमेटेड वीडियोस बनेंगी और वो ऑटोमेटिकली मतलब थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स पे समझ लें बम्बारमेंट होगी और वहाँ से ट्रैफिक आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे पंगे आप कह सकते हैं कि वो शुरू किए। तो बस वहाँ से स्टार्ट होने वाला जर्नी अल्लाह का शुक्र है अब तक जारी है सारी है। ज़बरदस्त जी। सुनने वालों को मैं बताता चलूँ, एक सक्सेस स्टोरीज़ की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और 500,000 आपने एक दिन में अर्न किए और उसके बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान तक का सफ़र जो है वो आपने तय किया। अच्छा, अब आप एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को सर्व करते हैं, ये आई स्किल के प्लेटफॉर्म से जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप खुद कमा रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, तो फिर ये सारा बखेड़ा ट्रेनिंग वाला पालने की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? कहते हैं शुरू मजबूरी में किया था, फिर जो है ना वो मज़ा आने लग गया। तो देखें एक टाइम आता है इंसान की लाइफ के ना डिफरेंट फेजेस होते हैं, मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ। एक पहला फेज़ होता है वो लर्निंग का होता है, वो आइसोलेशन का होता है कि आपको कोई नहीं जानता, आप दुनिया के लिए एक अनजान इंसान है। उस टाइम पे जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना वो आपके बहुत काम आता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ क्या ये ठीक कर रहा हूँ, क्या ये मुझे उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे पहुँचने का मेरा ड्रीम है, इस बात पे बिलीव रखना। दूसरा फेज़ आता है जिसमें ना इंसान थोड़ा स्टैब्लिश हो गया, अब उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तीसरा फेज़ जो होता है ना वो होता है रिकग्निशन का। वो या तो आप खुद अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाते हैं या कम्युनिटी आपकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट कर देती है। जो चौथा फेज़ होता है ना वो फिर रुपए पैसे से चीज़ें आगे चली जाती हैं। वो आ जाता है इम्पैक्ट का टाइम, वो आ जाता है कि अपनी लेगेसी छोड़ने का एक मौका। तो वो जो फेज़ होता है ना वो इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। तो मैं अब भी अपनी लाइफ को इन 4 फेजेस में डिवाइड करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा कमा रहा था, बड़ी अच्छी पीसफुल लाइफ थी आई मस्ट से, कि जब दिल किया घूमने निकल गए, जब दिल किया दोस्तों में बैठ गए, मतलब इट वाज सो इजी। लेकिन फिर एकदम से ये सब कुछ कोई प्री प्लान नहीं था। मैं ये बताता चलूँ कि बस स्टोरी मैं लगवाना चाहता था, मेरा दोस्त है वकास, उसकी स्टोरी में लगवाना चाहता था प्रो पाकिस्तानी पे। मैंने उसके लिए स्ट्रगल की, उसके भेजे तो मुझे आमिर अता भाई हैं जो प्रो पाकिस्तानी के ओनर हैं, उन्होंने बताया कि ईशान सरवर भाई की जो है ना पोस्ट लग चुकी है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो अब रिपीट हो जाएगा एक चीज़ ना, तो मैं वकास की वाली स्टोरी नहीं लगा सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई और इस तरह की अछूती स्टोरी है लेकिन इस फील्ड से ना हो, वो मैं अकोमोडेट कर देता हूँ। तो देन मैंने रिसेंटली मतलब एक आई थिंक कोई वर्ल्ड कप हुआ था, पता नहीं इस तरह कोई था, क्रिकेट का कोई इवेंट था, तो वो एक दिन में कोई $4,500-5,000 हुए थे ना वो 24 आवर्स के अंदर। तो मैंने उनको उसके जो प्रूफ्स हैं, उसके जो वीडियोस, सारा कुछ था, अकाउंट वो भेज दिया। तो उन्होंने कहा ज़बरदस्त, ये तो बड़ी एक्साइटिंग स्टोरी है, तो उन्होंने वो छाप दी। अब यहाँ से रिकग्निशन जो है ना वो स्टार्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी कहूँगा कि जब आप अपने दोस्तों का या अपने वेल विशर्स का भला सोचते हैं और दिल से, ये भी नहीं कि आप किसी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं या आप किसी रिटर्न की उम्मीद पे कर रहे हैं, तो फिर जो नेचर है ना, जो कुदरत है, वो आपको सपोर्ट करती है। ये जो आपके देखने वाले नाजरीन है ना, मैं उनको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे दिमाग से, हमारे प्लानिंग से मावरा हो के अपने तौर पे चल रहा है। उस सिस्टम की अगर आपने सपोर्ट लेनी है ना, तो फिर आपको थोड़ा मलंग बन के रहना पड़ेगा। उस
सिस्टम की सपोर्ट आपके साथ होगी। अगर उस सिस्टम की सपोर्ट आपके साथ हो गई तो फिर ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, ये जो अक्ल है, पैसा है, शऊर, ये सारी चीज़ें फिर पीछे रह जाएंगी। तो फिर आपको अल्लाह ताला ऐसे अंदाज से उठा के ऊपर ले जाएगा कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे, हैं यार मेरे अंदर तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मेरे से बड़े बड़े ताल्लुक़ वास्ते वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पीछे और मैं जो है ना आगे जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये उससे होता है। बहरहाल वहाँ से रिकग्निशन हुई, फिर कम्युनिटी में गैप देखी कि यार यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया नहीं जा रहा, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे बेहतर काम किया जा सकता है। तो एक आइडिया आया, फिर कुछ दोस्त थे, कुछ तौनसे के थे, जिसमें तजम्मुल था भावलपुर वाला, तो ये लोग मेरे पास आ गए, इन्होंने कहा जी हमें सिखाएं। मैंने कहा यार मैं नहीं सिखाता, मुझे शौक़ नहीं है। खैर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका था, लेकिन एक प्रॉपर पैसे लेके इस तरीके से पढ़ाना ये मुझे ख़तरनाक लगता था कि लोग बातें करेंगे, आपकी करैक्टर पे जो है ना वो होती भी हैं जिस तरह भी। तो मैंने बड़ा अवॉइड किया। उन्होंने वो जो है ना वो सिफारिशें लगवाएं, कभी किसी की कॉल आ रही है, कभी आपकी कॉल आ रही है, कभी इमरान लाला जो है, इमरान मलिक, उनकी कॉल आ रही है, जी यार अकोमोडेट कर दें प्लीज़, ये कर दें। मैंने कहा चलें अब कर देते हैं, अब जो ताल्लुक़ है तो वो उसको तो निभाना है। उनको अकोमोडेट किया, 4-5 लोगों को साथ पास बिठा के उनको स्टार्ट किया। अब उससे लगा कि यस, मतलब मैं इस काबिल हूँ कि इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, तो क्यों ना इसको एक लार्जर उस पर किया जाए। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि यूट्यूब पे फ्री क्यों नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, या मैंने 8 बंदे बिठा के फ्री उनको क्यों नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया, अगर मैं इम्पैक्ट ही लाना चाहता था। कि अक्सर ये बातें होती हैं हमारी कम्युनिटी सर्व में, करना था तो फ्री क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया कि ये क्या हुआ जी, आप कहते हैं जी मैंने तो खिदमत कर रहा हूँ, तो पैसे लेके कौन सी खिदमत होती है। तो देखें, अब मेरे कुछ अपने बिलीव्स हैं, अब वो बिलीव्स स्ट्रॉन्ग इसलिए हुए, हो सकता है कि मैं उनसे जो काउंटर बिलीव रखने वाले लोग हैं उनकी बातों से मरूब हो जाता, लेकिन जब प्रैक्टिकली वो बात का नतीजा बेहतर निकला, जो मेरा बिलीव था वो मेरा पक्का होता गया। अब अगर मैं उसके काउंटर चलता हूँ, उन लोगों का मानता हूँ जो लोग इससे अदरवाइज बिलीव रखते हैं, तो वो मेरे नज़दीक प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल। तो अब मुझे जो चीज़ प्रैक्टिकल नज़र आई, मैंने उस पर अमल करना स्टार्ट कर दिया, और उसका नतीजा अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। मैं ये समझता हूँ, मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ कि दुनिया में, मैं बहुत दफ़ा भी बात कह चुका हूँ तो फिर रिपीट कर देता हूँ, दुनिया में ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी जो इतनी इम्पैक्टफुल हो। उसकी रीज़न बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप मेरी सक्सेस स्टोरीज़ देखें कि एक बंदा गांव में बैठा है जिसके पास 5,000 रुपये भी इकट्ठे करने और ख़र्च करना एक ड्रीम है। एक ऐसा स्पेशल बच्चा जो कि एक छोटे से कमरे में बैठा है और उसको जो सूरज की जो रोशनी है उस एक्सपोजर में नहीं जा सकता, वो $200, $250, $300, $400 बनाना स्टार्ट कर देता है। और बड़ी स्टोरीज की आप बात करें, $1,00,000 पर मंथ स्टार्ट कर देता है। गोरों को ये पता चल जाए ना कि 50,000 रुपये से भी $1,00,000 पर मंथ कमाया जा सकता है, वो पागल हो जाएंगे। आप इस बात की तायीद करेंगे। सही कह रहे हैं आप। हैं, अच्छा ये भी हो सकता है। वो तो स्टार्ट ही, आज ही मैं एक ट्विटर पे एक ट्वीट की हुई थी, निश साइट से रेलेवेंट कोई थी ट्वीट, उसने कहा जी 4 महीने में मेरे जो स्टैट्स थे वो 41 क्लिक्स थे और कोई 1,500-2 हज़ार जो है ना वो इम्प्रेशंस थे, और इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं $1,000 पर मंथ में ले गया सिर्फ 2 साल में। मैंने कहा हमारा बच्चा तो 6 महीने में पता नहीं क्या क्या ऐसी तैसी फेर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल ये जर्नी जो है ना, ये जहाँ से स्टार्ट होने वाला, अल्लाह का शुक्र है इतना इम्पैक्टफुल हो गया। स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं आप, सक्सेस स्टोरीज़ की बात हो रही है, तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जो कि आपके दिल को छू गई होगी, वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। अच्छा, वैसे ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आज तक मैंने शेयर भी नहीं की वैसे। हालांकि हर सक्सेस स्टोरी वीडियो लगाते हैं, बूस्ट करते हैं, अपनी प्रोफाइल पे लगाता हूँ ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड रहे। ये मैंने आज तक शेयर भी नहीं की वैसे, वो आपको सुनाता हूँ। मैं लाहौर था और लाहौर से वापस आ रहा था मुल्तान की तरफ, तो मुझे एक स्टूडेंट था, उसका बार बार मैसेज आ रहा हो, सर आप ना उकाड़ा से होते जाए, उकाड़ा से होते जाए। मैं कोशिश करता था कि स्टूडेंट से ना जाऊँ ना, क्योंकि डेफिनेटली
देखिए मैं खुद भी एक समझ लें कि मीडियम क्लास का बंदा हूँ, ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ है, तो हम ज़रा खुले डुले होते हैं, बिठाना उठाना, खाना खिलाना, बर्तन को देखना, फिर एक जो भी एक एहतमाम होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बच्चे ना डेफिनेटली उनको कि उस्ताद आ रहा है तो एहतमाम करने के चक्कर में वो थोड़ा डाउन ना फील करें, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। तो खैर मैंने उसको बड़ा अवॉइड किया, उसने इतनी ज़िद की कि आप आए। खैर मैं पहुँचा, एक बच्चा मुझे लेने आया था, मैंने कहा हाँ जी आप हो वो, तो उसने कहा नाम मेरा है जिसको आप जानते हैं, लेकिन जो आपसे पढ़ता है वो मैं नहीं हूँ। अच्छा। मैंने कहा ये बड़ी पहला इंट्रैक्शन ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। वो मुझे ले गया, एक छोटी सी एक मोहल्ला सा था, तो उसमें एंटर हुए तो एक लड़का था, तो उससे मिला हुआ, कहता जी मैं वो हूँ जो आपका स्टूडेंट है। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार आप इतनी ज़िद कर रहे थे। उसने फिर अपनी स्टोरी बताना शुरू की। उसने कहा जी मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मैं सूरज की जो रोशनी है ना उस पर जाऊँ तो मेरी जल्द जलने लग जाती है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिस पे मुझे फंड भी हुआ था, मैं उस फंड पे जर्मनी में भी गया था स्पॉन्सरशिप पे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि लाइलाज बीमारी है। तो फिर उसने मुलाकात कराई अपनी अम्मी से, तो वो इतनी ज़्यादा एजेड नहीं थी, लेकिन उनकी जो आँखों की चमक थी, उसमें जो दर्द था और उसमें जो मेरे लिए एक एहतराम था, एक मोहब्बत थी कि मेरा खाविंद की डेथ हुई है, मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक अभी छोटा है स्कूल जाता है जो मुझे लेने आया था, और बड़ा ये है, इसकी हालत ये है कि ये बाहर रोशनी पे नहीं जा सकता। तो उसने कहा जी मेरे लिए आपके पास दुआओं के अलावा जो है ना वो और कुछ नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान हो गई है। तो वो एक ऐसी स्टोरी थी ना। अच्छा, उसने फिर मुझे क्या किया, उसने मुझे 500 रुपये दिए उस अम्मा जी ने। उसने कहा जी ये जो है ना ये मेरी बहू के लिए, मतलब मेरी बेगम के लिए, तो ये उनको जा। मैंने कहा मुझे नहीं है ज़रूरत। कहती मुझे पता है आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा दिल है कि मेरी एक बहू, मेरी बेटी जो है ना उसके लिए हो। तो मैं सारे रास्ते, यकीन करें, इतना मेंटली लॉस्ट आया, और मैं रास्ते में गुजरते हुए मैंने उसको पहले तो फ़ी रिटर्न की, जो भी वाला उसने कम दी थी वो भी उसको रिटर्न कर दी कि इसकी ये हालत थी, और मैंने फ़ी ले ली। और उसके बाद बहरहाल 2 साल गुजर गए। फिर उस लड़के का मुझे मैसेज आ गया मोबाइल पे, मैसेज आया कि सर मेरी एक साइट है, तो वो कोई $600-700 पर मंथ कर रही है, तो उसका मैं फ़्लिप करना चाहता हूँ, तो कितने की होगी। मैंने उसको जनरल समझा कि मैंने कहा यार ये मतलब कोई $20-25 हज़ार की निकल जाएगी। तो उसने कहा सर ये इस तरह बिकवानी है, तो ये है वो है। मैंने कहा चलो बिकवा देते हैं। उसने कहा मैं वो हूँ, अच्छा, जिसके पास आप आए थे 2 साल पहले। तो अब अल्लाह का शुक्र है मैं $15-20 हज़ार का जो है ना एसेट बना चुका हूँ आज। तो वो वाली जो स्टोरी है ना वो बड़ी एक्साइटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो बहुत सारी हैं, माएँ रोती हैं, बच्चे सामने आते हैं, उनके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं। मैं आपको अभी गुजरांवाला का बताऊँ कि एक बच्ची आई, वो उसने रोना शुरू कर दिया, मैं डर गया इसको क्या हो गया। तो वो कहे जी आपका जो एक पर्सोना है वो, बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो स्टोरी अभी भी यूनिक है। सही है, हाँ बिल्कुल, ऐसी स्टोरीज़ जो है वो बिल्कुल याद रहती हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली इमोशनल हो जाते हैं उस सारी चीज़ों को फ़ील करके। थंबनेल हमने लोगों को दिखा दिया है, और उसके बाद वो उस स्टोरी के इंतज़ार में है कि कैसे ग्रेवयार्ड कैसे आती है, और फिर प्राइड ऑफ पाकिस्तान कैसे बनते हैं, इसका बताएं यार। ये वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है और हर चीज़। मेरा जो बचपन था ना, देखिए हम एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको आप ज़िम्मेदार घराना कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ बड़े चपकलश पेरेंट्स की, सास बहू की, चाचे मामे की, खाला फूफो की, वो एक अजीब सा ही माहौल बना रहता। तो जॉइंट फैमिली में चलता ही यही है। हाँ, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा हसास हूँ, शायद इस वजह से ज़्यादा फील कर लिया था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि घर में झगड़ा हो रहा था, तो मैं बाहर निकला, तो मैंने कहा मैं आज अपने आप को ना ख़त्म कर लूँ। अच्छा। और मैंने कस्सी उठाई, जिसे हमारी सराय में कही कहते हैं। मैंने कस्सी उठाई और खोदना शुरू कर दिया। तो खोद लिया मैंने, और उसमें मैंने खुद को यकीन लिटा लिया, और मैंने अपने आप को ना कवर करना शुरू कर दिया उस मिट्टी से। अच्छा। तो इतनी देर में मेरा एक कज़न था, वो आया उस दौड़ से भागता हुआ ना, तो उसने कहा यार तनवीर चल खेलते हैं। तो अब मैं फ़ील नहीं कराना चाहता था कि मैंने कहा भाई इस तरह कि मैं इतना ज़्यादा हर्ट हूँ और ये वो। तो खैर उस पे ना मैंने खुद को
थोड़ा सा रिकवर किया कि नहीं मैं इसको बताऊंगा नहीं कि हुआ क्या है और मैं क्या करने वाला था। तो उसने समझ लिया कि मुझे उठा के, मैंने कहा मैं खेल रहा था यार, उसने मुझे वहाँ से उठाया और कहा कि चलो खेलते कूदते हैं। तो इस तरीके से ना वो शायद मैं उस दिन अपनी जान ले लेता, मुझे ये पक्का यकीन है खुद पे, जितना वो हसास तबीयत हुई थी। बहरहाल ये एक इंसिडेंट था बस। फिर जब लोग अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, लगे कहाँ से रहे, उस टाइम पे तो पता ही नहीं था कि ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी। तो यही हालात से उठ के आया हुआ था ना, तो ये ठान ली थी कि भाई अपना ज़िम्मा जो है ना वो खुद उठाना पड़ता है। कोई आपको रेस्क्यू करने नहीं आता, कोई आपको आगे उंगली पकड़ के मंजिल पे पहुंचाने नहीं आता। बल्कि अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड ही है कि आप बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज़ आपने सरसे में अचीव की होंगी, और उसके बाद आपने लोगों में ये देखा कि जिसमें भूख ज़्यादा है, जो बहुत नीचे है, वो ऊपर जल्दी आता है एज़ कम्पेयर टू कि जिसके पास सारी आसाइशें मौजूद हैं। यार ये जो आग है ना, आग, भूख भी मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग भूख में भी मुतमईन रहते हैं, इट्स देयर लाइफ, मैं ये नहीं कहूँगा वो गलत है। ये जो आग होती है ना, एक अंदर एक सुलग रहा होता है पूरा आपका जिस्म कि भाई मैंने जिस हालत में हूँ इस हालत को तब्दील करना है, मैंने एक अच्छी पोजीशन में जाना है। जब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब आपको वो मकाम नहीं देते जो आप समझते हैं कि आपका हक है, आपको रियलाइज़ नहीं करवाते, तो फिर आप एक ऐसी पोजीशन में आते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं अब मैं करूँगा। वो जो आग रखने वाला बंदा है ना, वो अचीव करता है, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। ये आग, वो आग आपको कंसिस्टेंट रखती है, वो आग आपको गिरने नहीं देती, रुकने नहीं देती, झुकने नहीं देती, वो आग आपको क्विट नहीं करने देती। ये आग रखने वाला, आग जिसके अंदर है ना, वो करेगा। जो डाउटफुल होगा उसके अंदर आग नहीं है। अगर आज हम पूछें 10 बंदे बैठे हो करोड़पति कौन कौन बनना चाहता है, 10 के 10 हाथ खड़ा करेंगे। ये मोटिवेशन नहीं है कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं। आप करोड़पति बनने के लिए प्रैक्टिकल कितनी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मैटर करता है, वो है मोटिवेशन। अगर आपको सुबह सवेरे बताना पड़ता है कि नहीं यार उठो ये काम कर लो, आप मोटिवेटेड नहीं है, आपको अपनी लाइफ से कोई सरोकार नहीं है। सही। मैं मैट्रिक में, किसी ने बता दिया कि मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो तो आगे लाइफ आसान होती है। मैं 4 पाई यूँ होती है ना, यूँ, मैं यूँ नहीं सोता था। आखिरी 1 महीने में मैं यूँ सोता था कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए और मैं सो ना जाऊँ। इस तरह सोऊंगा तो टांगें लटकी होंगी नीचे, तो मैं डीप स्लीप नहीं आएगी मुझे। तो वो क्या थी, वो आग थी, वो खुद को चैलेंज करना। पहली चीज़, खुद को ना चैलेंज करो, अपने आप को। किसी दूसरे से तो बाद में मुकाबला करना है, पहले खुद पे जबर करना है। अच्छा, इतना जो आप इतनी मुश्किल से पढ़ाई करते थे, इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई में कुछ ज़्यादा ही दिल लगता था आपका? नहीं, मैं इंटेलिजेंट था। मैंने 2 क्लासें शुरू वाली नहीं पढ़ी, डायरेक्टली मैं समझ लें कि 3rd क्लास में बैठा था। शायद अंधों में काना राजा था कि बाकी सारे नल्ले थे तो मैं कुछ बेहतर था। और मैंने 8th तक थ्रू आउट टॉप किया है, ज़बरदस्त, बगैर पढ़े। ये भी मैं साथ साथ बता दूँ, कोई ऐसी क्लास नहीं गुजरी जिसमें मैंने बुक्स ली हों। सिर्फ एक वो दस्ता हम कहते थे ना, छोटे, जिस पे लिखते थे, सिर्फ उसको मेंटेन करता था। छुट्टियों का काम मैं नहीं करता था, अब्बा जी को ले जाता था, कभी मामू को ले जाता था, कभी भाई को ले जाता था। कि हमारे उस्ताद थे वो बड़े सख्त थे, वो मारते बहुत थे, कि उनकी मिन्नत समाजत करेंगे, ये जो है ना छुट्टियों काम नहीं कर सका। वो 3 महीने की छुट्टियाँ होती थी, तो इसको माफ़ी दे दे। तो इंटेलिजेंट, अल्लाह का शुक्र है, था मैं। मैट्रिक में ये था कि मैंने वो बताया ना, किसी ने मुझे कह दिया कि भाई मैट्रिक में अच्छे नंबर आ जाएं तो आगे बड़ी आसानी होती है। तो फिर एक समझ चैलेंज ले लिया। दूसरा, जिससे मैं प्यार करता था, तो वो भी समझ लें कि सेम क्लास में थी। मैंने कहा बेइज्जती हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर आ गए। इज्जत का मामला है। सही है, बिल्कुल ही। अच्छा, सक्सेस स्टोरीज़ की बात हो रही थी, और सक्सेस स्टोरीज़ से आप पे इल्ज़ाम है कि आप सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो सही होती हैं, फेक होती हैं, क्या रियलिटी होती है? और लोग क्लेम करते हैं कि इतनी सक्सेस स्टोरीज़ नहीं हो सकती है, आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही सक्सेस स्टोरीज़ आ रही होती है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? पहली बात तो बताऊं कि ज़्यादा सक्सेस स्टोरी ये आधी होती है, आधी से भी कम।
मेरे पास अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा गूगल कीप में मैं ना मेंटेन करता हूँ कुछ सक्सेस स्टोरीज जिनको मैं लगा नहीं पाता, छोड़ देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इनकी लगाऊंगा। गूगल कीप मेरा उनकी प्रोफाइल से अभी भरा पड़ा है फ़ोन का, मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर आप कहेंगे तो। जिनकी बारी नहीं आती क्योंकि आवाम को बर्दाश्त ही नहीं होती इतनी सक्सेस स्टोरीज, वो कुछ कहते हैं हम तो डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं सर सक्सेस, लेकिन अब लोगों को रखना भी तो है ना कि भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो। देखो पूरा जो एनवायरनमेंट बनता है आपका वो किस तरह बनता है, लोग इंजीनियरिंग के पीछे डॉक्टरी के पीछे क्यों पड़े थे, उन्हें लगता था कि डॉक्टर की तो वैल्यू होती है, वो तो पैसे इतने कमाता है। तो अगर लोग कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज ना दें या जो भी है, तो फिर लोग इस तरफ आएंगे कैसे, पाकिस्तान की हालत बेहतर होगी कैसे। आज मेरे समझ के सारे रिश्तेदारों के बच्चे, उन सब ने बच्चों को आईटी में डाल दिया है, जो वेल विशर हैं, जो प्यार करते हैं, उन्होंने सबको जो है ना आईटी पे लगा दिया। क्यों लगा दिया, उनको पता है कि तनवीर जो कह रहा है ना ये ठीक ही कह रहा होगा। अच्छा बाकी आपने कही कि ये स्टोरीज मतलब फेक या सही, देखिए जी मैं जिस भी तरह से कोई मुझसे हल्फ लेना चाहे, मुझसे जिस तरह भी वो मुतमईन होना चाहे, मैं वो मुतमईन करने को तैयार हूँ कि मैंने कभी कोई फेक स्टोरी नहीं लगाई। हाँ एग्जैजरेशन हो सकती है, एग्जैजरेशन भी वर्ड्स में कि हमने वो वर्ड ऐसा यूज़ कर दिया हो कि जिस हम कहते हैं कि दुनिया का नंबर 1, ये हो सकता है कि कभी ऐसा वर्ड यूज़ हो गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये फेक हो कि अगर मैंने कहा है कि जिसने $500 कमाए हैं तो उसने कमाए ना हो, ये नहीं हो सकता। या वो बंदा एग्जिस्ट ही ना करता हो, या वो मैंने वैसे ही अपनी तरफ से लगा दिया हो, ये नहीं हो सकता। ये आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। हाँ बाकी आप कहे ना एक मज़े की इंसिडेंट, आपको रिसेंट होने वाला इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने स्टोरी लगाई $70,000 पर मंथ बच्चा जनरेट कर रहा है शुएब, तो हलला मच गई जी। $70,000 ये पाकिस्तान का कर्जा ना उतर जाए इतना, ये अजीब बात है। बहरहाल तो एक लड़के ने एक लड़की को मैसेज किया, उसने कहा यार उस्ताद से हमें प्यार तो बहुत है, हमें उस्ताद पे तो कोई डाउट नहीं है, हमें इतनी तो कंफर्म है, लेकिन मुझे लगता है कि उस्ताद को ना लोग मामू बना जाते हैं। उसने कहा कैसे मामू बना जाते हैं, उसने कहा जी मेरा एक दोस्त है, उसने उसकी सक्सेस स्टोरी लगी है, उसने मुझे खुद बताया कि वो फेक है, देखो मैं उस्ताद को सेंड कर रहा हूँ लगा देगा, और वो लग भी गई, तो देखो उस्ताद को लोग मामू बना गए। अब लड़की ने मुझे बता दी ये बात, मैंने उससे डायरेक्ट बात कर ली, मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, क्रेडिबिलिटी पे सवाल है ना, तो आप बताओ क्या हुआ है। उसने कहा जी वो फलां लड़का है, वो मेरा दोस्त है, उसने ना आपको फेक सक्सेस स्टोरी भेजी थी तो आपने लगा दी। मैं डर गया, एकदम दहल गया मैंने कहा कौन सा बंदा, उसने नाम बताया, मैंने सर्च किया अपने इनबॉक्स में, बंदा मिल गया, स्टोरी तो उसकी वाकई थी और मैंने लगाई भी हुई थी और उसकी अच्छी खासी एंगेजमेंट भी थी। तो मैंने उसको मैसेज कर दिया, मैंने कहा यार तुमने मुझे फेक स्टोरी सेंड की थी। थोड़ी देर 1 घंटे बाद उसका मैसेज आया, उसने कहा सर मैं सोच ही नहीं सकता, आप तो मुर्शिद हैं और आपको हम बड़े एक फादरली फिगर हैं आपको हमारे लिए। मैंने कहा तुमने फेक सक्सेस स्टोरी दी थी मुझे, कहता है नहीं। मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो। उसने वो जो स्टोरी पहले दी थी उसने सारी वीडियो, कन्वर्सेशन, पेमेंट, सारा कुछ, वो बेचारा वो भी डर गया ना एक दफ़ा, उसने सारे प्रूफ दिए, मुझे तसल्ली हो गई। और मैंने कहा यार वो फलां बंदा कह रहा है तुम्हारा दोस्त के, तुम्हें कहता है सर लोग मुझसे पैसे उधार मांग लेते हैं। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा था कि उस्ताद को मैंने फेक स्टोरी भेजी है, पैसे नहीं कमाए मैंने। सही कहते हैं जान छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए। तो इसलिए कह रहा हूँ सक्सेस स्टोरीज तो आती भी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग तो बताते नहीं है इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज, कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं जी अभी पिछले दिनों आई, उसने कहा सर लगाइएगा नहीं, क्यों, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अलाउड नहीं होता हमें। कुछ फीमेल्स की वो डायरेक्टली अपवर्क की लेट्स सपोज है तो खुरम भाई को भेजती हैं, वो कहती हैं उस्ताद से हमें बात करते हुए थोड़ा डर लगता है तो हम आपको भेज देती हैं, आप लगाइएगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको नेस्टली बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों प्राउड फील करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया कि किसी के बस का काम ही नहीं है ये, गौरव भी आ जाए पाकिस्तान की तो और बात है। नहीं मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो हेजिटेट करते हैं बताने में, उनका शायद वो खुशी मिलती होगी पर वो डरते इसी चीज़ से है कि आसपास वाले जो है ना वो क्या समझेंगे। यार सजाद आप जानते होंगे, जी ऊट पटांग हरकतें बहुत करता है। और थर से भी आगे नंगर पार्क का एक एरिया है जो कि पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है, जहाँ पे जिसको हम इस हवाले से जानते हैं कि वहाँ पे बच्चे भूखे मर जाते हैं, पानी नहीं होता और ग़िज़ा की कमी से वो मर जाते हैं। अब उसकी सक्सेस स्टोरी आई तो चंद दिन बाद उसने मुझे मैसेज, मैंने कहा क्या बना, उसने कहा क्या उस्ताद जी आपने स्टोरी लगाई है, वो मेरे सारे पैसे जो उधार में चले गए रिश्तेदारों के।
तो अब मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रहा कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं। तो उसके साथ एक और लड़का है परवेज़, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वो मुझे मिले थे, मैंने घर पार कर गया था किसी टाइम पे, तो मुझे मिले थे। तो उसने भी गाड़ी ली माशाल्लाह छोटी, तो मैंने कहा बड़ी ले सकते हो तुम? कहते उस्ताद जी यहाँ पे ये हज़म नहीं होती, मैंने बड़ी ले ली तो ये तो पता नहीं क्या कहेंगे कि मैं स्मगलिंग करके आता हूँ भारत से। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील करता हूँ। अच्छा, अवार्ड्स जो है वो बेतहाशा आपको मिले, और अवार्ड्स के बारे में मशहूर है कि पैसे दो, जितने मर्जी अवार्ड ले लो, जो मर्जी अवार्ड ले ले। क्या कहते हैं इस पे? यार मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने 1 रुपया चवन्नी किसी को नहीं दिया आज तक। ना किसी ने मुझे कहा है कि आप पैसे दो तो इसकी वजह आपको अवार्ड मिलेगा। सही है। हाँ, चाहे वो कनेक्टेड पाकिस्तान हो, चाहे प्राइड ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो जो था अपना DYS वाला, डिजिटल यूथ समिट वाला, वो हो, हमारे हीरोज़ हो, सिंध वाला हो, नेवर। मैं अपने तो ये कह सकता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि लोग इस तरह काम होता है नहीं होता। और इसमें मैं थोड़ा ई-कॉमर्स वालों का भी जिक्र करना चाहूँगा। उन लोगों की वजह से ना हम भी साथ रगड़े जाते हैं। भाई हम मासूम लोग हैं, हम इस जैसी एक्टिविटीज़ में नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर बंदे को एक ही तराजू से नहीं तोलना चाहिए। देखो, एक बंदा, उनका भी कसूर नहीं है ना यार। एक बंदा जो डसा जाता है ना, वो जाते हैं ना दूध का पता नहीं क्या होता है, जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो वही बात हो गई ना, एक बंदा बेचारा जहाँ से थोड़ा सा डसा जाता है ना, वो सबको फिर एक ही लाठी से हाँकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खिदमत करने निकले, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर ये मंजन फरोश का टैग वाले जब आते हैं तो फिर आप उनको क्या जवाब देते हैं? मैंने जैसे पहले जिक्र किया, ये जो ई-कॉमर्स वाले हमारे भाईजान हैं ना, उनकी वजह से बहुत सारे लोग हर्ट हैं। अच्छा, वो भी अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सामने आती है ना। पहले मैं समझता था कि वैसे ही जो है ना लोग बेचारे, आई मीन जैसे हमारे लिए पीछे बिला वजह लट लेके कोई दौड़ पड़ता है, तो उनके पीछे भी बस। अब मुझे पता चला कि लोगों के 1-1 करोड़, लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो शेड्यूल हो गई, वो ज़ीरो हो गई। तो अब जिसका 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ कोई आगे पीछे कर देगा, तो वो दुआएं थोड़ी देगा किसी को। बिल्कुल। वो तो बेचारा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा, वो तो टेंशन में आ जाएगा। उसको तो जो भी नज़र आएगा वो उसको मारने को दौड़ेगा। तो शायद ये बात है मंजन फरोश की, टैग की। बाकी यार देखें ना, मैं तो ओपनली कहता हूँ, देखें हम जितना डिलीवर करते हैं, हम जिस तरह की सपोर्ट देते हैं, हमने जिस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, मुझे बता दो यार, अगर ऐसा पॉसिबल है किसी गोरे में, इंडियन में, पाकिस्तान की तो बात ही करता, पाकिस्तान में तो है ही नहीं, हमारा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंपेटिटर ही नहीं है। मैं बड़े मुल्कों की बात करता हूँ। मुझे कोई एक ऐसा सिस्टम बताएं जो हमारी तरह का दे रहा हो। SEOlytics.org मैंने उस पर मिलियंस की इन्वेस्टमेंट की हुई है, फ्री दिया हुआ है। उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट, सब कुछ मेरा क्या है उसके अंदर, आप बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने बच्चों को फ्री यूज़ करो। क्या करो, पैसे बनाओ यार। आई स्किल्स मार्केट प्लेस दी हुई है, ये लो, लोग हायर आपको करेंगे और आप पैसे बनाओ, जिस तरीके से भी पैसे बनाओ। चार्ज कितना करते हैं यार? $200 रह गए होंगे अब तो मेरे ख्याल में, 50,000 रुपये। $200 से भी, $200 की क्या औकात है, क्या हैसियत है? आप मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह पायनियर हैं इस फील्ड के। कोई ऐसा गोरे का कोर्स बताएं जो $200 का मिलता हो। नहीं, इस बात की तो मैं भी तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह आपने मार्केट प्लेस का जिक्र किया, SEOlytics का जिक्र किया, ऐसे लोग जो कि शायद ऑनलाइन फील्ड में गए नहीं होंगे, उसी प्लेटफॉर्म ने ही उनकी ज़िंदगी बदल दी। एग्जैक्टली। हाँ, कि इतनी ऑडियंस जो है वो जमा करना, वो ऑडियंस ने आपस में इतनी ट्रेड की कि वो खुद बहुत सारे जो है उसमें से चीज़ें बन गई। लोगों को यकीन करें, विद इन आई स्किल्स ही वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि उनको फाइवर, अपवर्क, उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। इतना काम उन्हें इंटरनली मिल जाता है, और हम उसमें से कुछ भी चार्ज नहीं करते। ना कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, ना हमसे मंथली लेते हैं, ना कोई एनुअली लेते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ फर्स्ट टाइम उनको थोड़ी सी समझ लें, जिस तरह पेन होता है, वो जी 50,000 ले रही है। अगर हम नहीं लें, आज मैं ठप कर देता हूँ ये बिजनेस, ये सारा पूरा इंस्टीट्यूट आई स्किल्स। अल्टरनेटिव देना, जो कहता है ना ये मंजन फरोशी या ये बकवासें करते हैं, मुझे इसका अल्टरनेट दे दो जी। चलो, इसका बेहतरीन हल है, मैं फ्री कर देता हूँ, मुझे इस सारे सिस्टम को फंड करना शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही।
मसला क्या है? नहीं कहते आप वेल विशर है ना इस कौम के, आप समझाने निकले हुए हैं, अच्छी बात है, फंड करें, मुझे कोई 1 करोड़ 2 करोड़ महीने का दें जो इसकी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मैं फ्री कर देता हूँ, कोई मसला कोई नहीं। बिल्कुल। या आप अपना सिस्टम बना लें इस तरह का, दे दें आवाम को। मैं अब प्रोडक्ट तो बना के दिखाएं ना, चलाना तो दूर की बात है। सिर्फ इस प्रोडक्ट को एसईओलिटिक्स का मैं आपको यकीन करें, आपको पूरा वो बताऊं ना कि इसके पीछे लॉजिक बनाने में कितना टाइम लगा, कि एक डेवलपर और एक एसईओ का मार्केटर उसको एक पेज पे आने में कितना टाइम लगा, वो आप हैरान हो जाएंगे। उसके हमारे लेवल की एक कंपेटिटर हैं, वो मैट डिगिटी, हाँ मैट डिगिटी के आई थिंक, वो जाके देखें उस पे वो कितने एक चार्जेस वो लेते हैं, कितना एक उनका अपना सिस्टम चल रहा है, कितना उनकी सेलिंग बाइंग जो कुछ भी होती है। बिल्कुल, उसके दरमियान में एफिलिएट्स भी पिच कर रहे होते हैं और उसके अंदर से भी वो फर्दर अपसेल कर रहे होते हैं चीज़ें। और वो भी फ्री नहीं है ना, लिंक लेना फ्री है किसी तौर पे भी नहीं, किसी भी यहाँ पे फ्री है। मैंने कहा आप अपनी पावर एक दूसरे में यूटिलाइज करो, एक दूसरे को ही आप जो है ना एम्पावर करो। बिल्कुल। तो इतना कुछ, फिर फ्री के रिसोर्सेज दे रहे हैं, फ्री के जो है ना 1-to-1 सेशंस हो रहे हैं। आप 1 घंटे का सेशन, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो गालियाँ देते हैं, 1 घंटे का सेशन जो लेते हैं $500,000 का है। ये कैसी बातें करते हो यार? आप मेरे जैसे लोगों की कदर नहीं करोगे ना, मैं वल्ला आपको कह रहा हूँ, पर क्या बोलूँ, फिर कहेंगे कि अपनी तारीफ करते हैं। यही से बात निकलती है कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दिन रात एक साथ फिर रहे होते हैं, पिक्चर्स आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ दिन गुजरते हैं और उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। आज तो से बाउंसर्स जो है ना, आप बाउंसर फेंकी जा रहे हैं। दिस इज नॉर्मल। एक टाइम तक मुझे फील होता था ये चीज़, लेकिन अब लगता है कि देखें, मैंने जैसे बताया ना कि लाइफ के फेजेस होते हैं, ये भी लाइफ का फेज़ होता है। एक टाइम पे आपके साथ जो लोग हैं वो आपके उस वक्त जो आपका फेज़ चल रहा है ना, उसके साथ कंपैटिबल है। एक टाइम पे आपने ग्रो करके यहाँ पहुँच गए, वो मेंटली ग्रो नहीं कर पा रहे, अब वो आपके साथ सिंक नहीं कर पा रहे, वो यहीं रह जाएंगे। या हो सकता है वो यहाँ चले जाए, मैं नहीं कहता यहीं रह जाएंगे, वो यहाँ चले गए। आपके साथ उनका जो सिंक्रोनाइजेशन चल रही थी, वो ड्यू टू चेंज ऑफ फेज, आपकी लाइफ का फेज वो अलग हुआ, उसमें आप जो है ना वो आगे पीछे हो गए। अब आपके साथ भी तो मेरी कितने साल हो गए अब, 16-17 साल तो हो गए, 16-17 साल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक रिस्पेक्ट का जो है ना ताल्लुक है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ताल्लुक ख़त्म होना कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट रहना चाहिए हमेशा, मैं ये बिलीव रखता हूँ। हमारे यहाँ लोग ताल्लुक को ख़त्म होने को ये समझ लेते हैं कि बस एक दूसरे के दुश्मन हो गए, ये नहीं होना चाहिए। गोरों की तरह ताल्लुक ख़त्म करो यार, नहीं तो नहीं ख़त्म बस। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा इंस्टांस तो यही होता है कि जो बिगाड़ता है वो हमेशा कहीं ना कहीं नीचे होता है, तो तभी बिगाड़ रहा होता है, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। मैं ये बात करना नहीं चाहता ना, लोग कहेंगे कि गुरूर कर रहा है, मैं गुरूर से बड़ा डरता हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स आपको नीचे वालों की तरफ से आ रहे होते हैं ना, ऊपर वालों की तरफ से नहीं आ रहे होते। तो बस इसकी एग्जांपल ये समझने के लिए आसान है, वो आपके साथ आपके लेवल को मीट नहीं कर पा रहे होते, वो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। जब एकदम उनकी आंख खुलती है, ये क्या हुआ, इसको मैं क्या समझ रहा था, ये क्या निकला, फिर उसको लगता है कि ना 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 ये तो काम ख़राब है। फिर वो पहले तो खुद डिप्रेशन में जाएगा बेचारा, फिर उस डिप्रेशन में पैनिक करेगा। ये जब कोई बंदा किसी पे अटैक करता है ना, आपकी वीडियो में किसी का अगर जिक्र कर रहा है, उसको नेगेटिव कर रहा है, जी ये तो यूं है, ये तो यूं है, ये तो यूं है, इसका मतलब है कि वो पैनिक कर गया है। ये पैनिक करने का बिल्कुल क्लियर सा आपको मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ। वो कोई वेल विशर नहीं है आपका। वो अगर कहे जी मैं आपको चूरन से बचाना चाहता हूँ, मैं आपको कोर्स से, बकवास कर रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, वो बकवास कर रहा है। वो अपनी जो वो है ना पैनिक सिचुएशन, उसको कवर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अवॉइड करें ऐसे लोगों को, क्योंकि ये एनर्जी सकर होते हैं। बिल्कुल, ये जिस दिन आप ये समझ गए कि कीबोर्ड वॉरियर बन के और नेगेटिव कमेंट करके आप हीरो बन गए, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उसकी टीम बन जाना, पूरी कम्युनिटी बन के और किसी मिशन पे लग जाना, टाइम वेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ यही कहीं और लगाएं। टाइम होता था, मैं भी हर किसी को जवाब देता था, बल्कि आप भी मना करते थे मुझे, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये उनका मसला है। ये या तो वो कोई लॉजिकल बात करते हो, या लॉजिक का जवाब लॉजिक से सुनने से मान जाए। मसला है ही नहीं लॉजिक, बिल्कुल ऐसे ही मसला है ही कुछ और, कि वो बरल वो जंग इस तरफ आ जाती ना कि अगला
जवाब जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए, वो एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जाती है फिर। देखो जी, मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छा नहीं लगता ना, इग्नोर हिम। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। आप किसी को ना, मुझे नाकाम करना चाहते हो, आई स्किल जैसा इदारा मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं नाकाम हो जाऊंगा, वो फ्री कर दो। आप वेल विशर हो कौम के, फ्री कर दो, बात ही खत्म, मैं खुद ब खुद खत्म हो जाऊंगा। बिल्कुल सही है। और इवेंट्स का एक दौरा है, हर कोई इवेंट्स करा रहा है, आई स्किल ने भी इवेंट कराया, तो क्या ये उसी इवेंट की चेन थी कि आपने कहा सब करा रहे हैं मैं भी कराता हूँ? नहीं, पहला जो इवेंट हुआ था ना, देखिए मैं बहुत कम होता है कि कॉपी करूं, अल्लाह का शुक्र है मेरा थोड़ा इंटेलिजेंस जो दिमाग का सिस्टम है वो वर्क करता है। हाँ, इंस्पायरेशन बिल्कुल लेते हैं, आइडियाज़ भी लेते हैं, हम एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती हैं ना वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। पहला जो इवेंट था ना वो इल्यूमिनाई था। वो यूँ आया था कि चूँकि अब जो स्टूडेंट्स थे वो प्यार करते हैं ना आपके साथ, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है कि यार क्यों ना एक जगह पे बैठें, गपशप करें, खाना खाएं, वो मिलें, सेल्फीज़ हों, तो एक अच्छा सिस्टम हो जाता है। तो पहला इवेंट इस तरह कराया, वो सक्सेसफुल हुआ, वो बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लोग आए, उसको बड़ा सेलिब्रेट किया गया। तो नेक्स्ट ईयर मैंने कहा कि अब लोग ज़्यादा हो गए हैं तो ये थोड़ा बड़े पैमाने पे होना चाहिए, तो उसको बड़ा किया, तो वो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया। बिल्कुल। तो एवरी पासिंग ईयर वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होता जा रहा है। तो ये मतलब इसके अंदर, इसमें भी किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है? हाँ, अच्छा मुझे पता चला इसमें भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है जी, आप इवेंट्स पे ना जाएं, इसमें तो कोई फ़ायदा यार। अच्छा, कोई कॉन्सर्ट पे जाए, कोई मेला देखने जाए, कोई नंगा नाच देखने जाए, उस पर कोई नहीं बोला आज तक ना, जहाँ पे वो यार इंस्पायरेशन होती है। आप जगह जहाँ पे जाते हैं, हम जब 10 बंदों, अच्छा हम आप और मैं दुबई गए हुए थे, मतलब हम क्यों गए हुए थे? इंस्पायरेशन लेने ना यार, बैठेंगे, इन कामयाब लोगों को सुनेंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, गपशप होगी, तो एक आपका अपग्रेड हो जाता है। जब वहाँ से हम आते हैं ना तो एक टाइम मोटिवेशन हमारी भी वो बहुत टॉप पे चली जाती है। तो दिस इज़ गुड, इस पर डिस्करेज नहीं करना चाहिए। दुबई की बात की, इवेंट्स में आपने देखा होगा कि जब आप मिलते हैं, एक तो वो फील नहीं होने देते कि आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, फिर उनकी एनर्जी इतनी होती है कि आप यहाँ से हम जब कंपेयर करते हैं, हर बंदा परेशान है, हर बंदे कोई ना कोई मसला है, तो ये चीज़ हम शायद समझा भी नहीं सकते यहाँ लोगों को कि दुनिया किस तरह सोचती है, किस तरह देखती है। अच्छा, फुल ऑफ लाइफ नहीं होते वो लोग? बिल्कुल। और निक्कर में, कच्चों में बैठे कंपेयरिंग कर रहे हैं, और उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब फुल ऑफ लाइफ। मतलब हम तो डिप्रेशन में, हमारे तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही होती हैं हमारे तो। बहरहाल मेरा ख्याल में मुझे लगता है कि हमारे पास जो आसपास वो लोग क्या कहेंगे वाला जो एलिमेंट है ना, उसकी वजह से शायद वो नहीं, जो कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते। यार गोरे लोग इन चीज़ों से निकल गए हैं ना, हम नहीं निकल पा रहे अनफॉर्चुनेटली। हमारी जो पोलराइजेशन है हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो हेट्रेड है, जो नेगेटिविटी है, देखिए ना, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिविटी डेफिनेटली उसके नेगेटिविटी ही फैलेगी, और नेगेटिविटी स्प्रेड बड़ी जल्दी होती है। तो हम भी तो यार नॉर्मल से इंसान है ना, हम कौन से कोई खुदा न खास्ता कोई फरिश्ते हैं कि हमें चीज़ फील नहीं होती है, हर इंसान को होती है। तो एक जब बंदा, अच्छा जो दिल का चोर होगा ना, वो वैसे ही चीज़ों को ना, वो कहेगा अच्छा जी जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं हूँ ही ऐसा, उसको टेंशन नहीं होती। जो सही काम कर रहा होता है ना, टेंशन उसे होती है कि यार मैं डिज़र्व नहीं करता ये काम। मतलब मैं नाम काश मैं ले सकता कि कोई लोग दुबई में पहुंच के जी कहते हैं जी ये फलां जी ये चल रहा है अमेज़ॉन, इस पे जी जाके ना आपको $2 लाख इन्वेस्ट कर दें, 2% आपको इक्विटी मिल गई। मतलब क्लियर कट पता लगे कि चे बना रहा है वो बड़ा टीप टॉप करके। हमारे जैसा बंदा सारी रात, मतलब सारी ज़िंदगी पढ़ा के, वो जो 6 साल पहले 50,000 रुपये लिए थे, और उसके बाद भी कहीं ना जी ना चस नहीं आई, पता नहीं कैसे चस आएगी। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ तो होता है, उसकी कामयाबी भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स हैं आपके, ज़ाहिर बात है कि आप उन्हें एंटरप्रेन्योर बना रहे होते हैं। अब उनको मोहब्बत में पढ़ना है, शादी करनी है, फिर कमाना है, या तीनों चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है, सुनना चाहते हैं लोग। अच्छा, लोग वैसे जो हमारा आई स्किल्स एसबीटी है ना, उसकी एक खूबी ये भी है कि उसमें मैं रिलेशनशिप एडवाइसेस का पूरा लेक्चर लेता हूँ वैसे। क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर बस वो मान नहीं रहे, वो जो है ना वो किसी और कास्ट के हैं, मेरे अम्मा अब्बा नहीं मान रहे, उसके अब्बा नहीं मान रहे, ये है वो है।
तो फिर मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हम इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हंसी मजाक में टाल देते हैं, लेकिन बड़ी सीरियस चीज़ें होती हैं। ये मेक एंड ब्रेक वाली होती है। तो देखें जी, प्यार होना, मोहब्बत होना एक नेचुरल फिनोमिना है, इंसान है, इंसान के अंदर तो ये बिल्ट इन चीज़ें रख दी गई हैं कि उसके जज्बात जो हैं, जो टीन एज वाला प्यार है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है बस। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि इस टाइम पे बचो। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मुझे सेम एडवाइस की थी मेरे एक टीचर ने। मैं स्कूल, मुझे याद है शायद 8वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, तो हम पास आउट होने जा रहे थे। गुलाम अहमद राशिद साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तो वो मेरे साथ बड़े अटैच थे, मुझे हर चीज़ में वो गाइड करते थे। तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तनवीर, तुम पास आउट हो रहे हो, तो मेरी एक नसीहत सुन लो। मैंने कहा जी सर। उसने कहा जी बेटा, टीन एज जो है ना, वो हैबतनाक, ख़तरनाक, खौफनाक, दहशतनाक। तो नाक का लाका लगा के ना वो बोलते गए। खैर मैं छोटा था, इतनी ज़्यादा चीज़ों का नहीं था, तो पता नहीं सेंसर ना करनी पड़ जाए आपको बातें। बहरहाल उन्होंने कहा जी मुझे कि देखो तुम ना लैंडलॉर्ड हो, तुम्हारे आम के बागात हैं, तुम्हारे लोग आते होंगे कि आम दे दो, घास दे दो, कोई ये करने आएगा, तो बड़े वो तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो तुम यंग हो, अमीर हो, ये है वो है, तो उससे तो है ना बचना है तुमने। खैर मैं, लेकिन ये है कि तुम 20 साल क्रॉस करके ना, उसके बाद जो मर्जी करना, आई विल सपोर्ट यू। तो वो मुझे बाद 20 साल के बाद वो अक्सर औकात बाद में ही समझ आती है, पहले नहीं आती। तो मेरी भी यही एडवाइस है कि टीन एज में हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं एक्चुअली बॉडी के अंदर, तो वो वाला जो प्यार है वो बड़ा शिद्दत वाला होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। वो टीचर से हो जाता है और फिर कभी भी हो जाता है। वो किसी से भी हो सकता है, एग्जैक्टली। हमसाये से हो सकता है, टीचर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। सही है। तो वो एक्चुअली हार्मोनल चेंजेस होती हैं, वो प्यार इनफैक्ट नहीं होता, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। हो गया है तो फिर मैं इस मामले में लकी ये रहा कि मुझे प्यार भी टीन एज में ही हुआ था, शायद बचपन में हुआ था, और मैं उसमें सक्सेसफुल भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है। सही। और बर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में नाकामी दी नहीं है आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ने जो है वो आपको बहुत कुछ दिया, और फिर आप एक पोस्ट कर देते हैं कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं रखा। तो फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, आप पाकिस्तान में हैं, तो फिर लोगों को क्यों बाहर भेज रहे हैं? यार देखें, इसको जज्बातियत में ढालने की ज़रूरत क्या है? मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ को हम खुदा न खास्ता काफिर बनाने से, देशद्रोही बनाने से, गद्दार बनाने से कम तुम बात ही नहीं करते। मेरी एक ओपिनियन है, आप उस ओपिनियन से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर सकते हैं। अब इसमें ये कहना कि पाकिस्तान ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, देखें इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हिजरत करना, अगर आपके हालात तंग हैं, आप एक जगह पे अगर आप हिजरत करके किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो इसके अंदर क्या बुराई है? इसके अंदर कोई लीगली जुर्म है, कोई मोरली जुर्म है, रिलीजियसली जुर्म है। हम 3 चीज़ों में परखते हैं ना चीज़ों को, कि मजहबी तौर पे, शरई तौर पे, या कानूनी तौर पे, या इखलाकी तौर पे। तो अगर इन तीनों में कोई बुराई नहीं है, तो फिर इस चीज़ को क्यों हम नेगेटिव लेते हैं? देखिए, मैंने पाकिस्तान के सिस्टम को बड़ा क्लोजली देखा है। मैंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को प्रॉपर भुगता है। मैंने पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, जितना भी मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, एक्चुअली मेरी वो फील्ड नहीं है, मैंने भुगता है। मैं आपसे ज़्यादा इस सिस्टम के साथ वास्ता मेरा पड़ा है। मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है। मेरा कोई खुदा ना खासा कोई ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान से निकल जाना कोई पाकिस्तान को खोखला कर देगा, नहीं। बाहर जाएं, पैसा कमाएं, पाकिस्तान में भेजें। इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है बजाय इसके यहाँ पे रोटियां तोड़ें आप। सही बात है। आप बाहर जाएं, खिदमत करनी है ना मुल्क की, बाहर जाएं, वहाँ से पैसा भेजें। यहाँ बैठना है तो डॉलर्स में कमाएं। मैं ये कहता हूँ, मैं इसमें ये नहीं कहता खुदा ना खासा कि पाकिस्तान खुदा ना खासा बुरा हो गया तो आप यहाँ से निकल जाएं, भाग जाएं, पाकिस्तान ये है वो है। नहीं, राइट नाउ एक टाइम आ जाता है, एक फैमिली में एक टाइम आ जाता है कि जब आप, हमारे बचपन में मैं देखता था मेरे कज़न्स यहाँ से कमाने कराची जाया करते थे, तो मुल्तान के खुदा न खास्ता वो देशद्रोही हो जाते थे। नहीं,
कराची में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी तो वहाँ कमाने जाते थे, वहाँ से पैसे भेजते थे, यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ का जो सर्कल है वो अच्छा चलता था, या अपना बेसिकली वो सर्कल अच्छा चला लेते थे। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ का जो सिस्टम है इतना पोलराइज्ड है, इतना गंदा हो चुका है, गंदा हो चुका है कि उसको अगर आप ठीक करने की तरफ एक शुरुआत करें तो 20 साल लगेंगे। ऐसे ही है। और अनफॉर्चुनेटली इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ठीक करने की शुरुआत ही नहीं कर रहे। अभी तो हमारा गेयर ही रिवर्सल वाला लगा हुआ है ना। जिस दिन मैंने ये परख लिया ना कि अब हम सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं, तो मैं कहूँगा नहीं जी बिल्कुल यहाँ पे रहते हैं, हम इस सिस्टम को ठीक करते हैं। इस सिस्टम में मेरे जैसे बंदे की, आपके जैसे जो भी बंदा सही है, कैपेबल है, ईमानदार है, उसकी कोई जगह नहीं है। बिल्कुल आपकी जगह बनती ही नहीं है। तो फिर जब सही बंदा बैठेगा नहीं तो ठीक कौन करेगा? नहीं होगा ना। जो ठीक बंदा बैठता है उसके हाथ पांव इतने बांध दिए जाते हैं कि वो बंदा कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता। देखिए जब स्टेट वीक होती है माफिया स्ट्रांग होते हैं, सिंपल सा फिनोमिना है। हमारी स्टेट जितनी वीक होती जा रही है माफियाज उतने पावरफुल होते जा रहे हैं। हर चीज़ में आप किस इदारे की मैं बात करूं, फिर बात सियासत वाली चली जाएगी। कोई मुझे बताएं कि जहाँ पे आम इंसान की जो है ना वक़्त हो, उसकी हैसियत हो। मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं पावरफुल हूँ, पावरफुल इस सेंस में कि मैं अगर DIG के पास जाता हूँ तो वो मुझे एहतराम देता है, थैंक्स टू हिम। मैं कमिश्नर साहब के पास जाता हूँ तो वो पाकिस्तान के हीरो के तौर पर मुझे एहतराम देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। मेरा इतना असर होने के बावजूद मुझे इतनी चीज़ें भुगतनी पड़ी। एक आम बंदा जिसका कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, जो थाने में भी जाए तो ऐसा जो उसको यूं करके निकाल, चलो तू तो दौड़ जा, चल शाबाश। वो CPO ऑफिस जाए तो उसकी तो CPO साहब सुन भी रहे होंगे तो उनका दिमाग कहीं और होगा, अगले की शक्ल सूरत हालत देख के वो अटेंटिव ही नहीं होंगे, वो लिखेंगे एज पर लॉ, चल जी दौड़ जा। वो बंदा उसी गन चक्कर से जिस इशू को लेके वो उस तक पहुंचा था वो दोबारा उसके पास चला जाएगा। वो कहे अच्छा तू मेरे लिए गया था CPO, चल मैं तुझे सीधा करता हूँ। और कोई सुनने वाला नहीं। और फिर हमारे अच्छा अब लॉफुली अब यूज चीज़ें होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं शिकवा करूँ कि मेरे साथ ये ज्यादती होगी, वो कहेगा नहीं जी कानून ये कहता है, ये तो था ही चोर, ये तो चीज़ों को अवॉइड कर रहा था। तो जब वो नज़र आएंगी कि हाँ यार ये तो, सुनने वाले भी कहेंगे हाँ यार ये तो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, ये तो ऐसे था। बहरहाल जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक मैं ये समझता हूँ कि एक दर्द दिल रखने वाला बंदा, जी शऊर बंदा, वो मूव करे। अपनी लाइफ बेहतर करना हर किसी का राइट है। हाँ बिल्कुल, जहाँ पे आपको जान माल की सिक्योरिटी ना हो यार, बस बात ही कहता हूँ। क्योंकि आप अप्रोच की बेसिस पे चल रहे होते हैं लोग कि जी किसका असर खुशूक ज़्यादा है, उसकी बेस पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और हर बंदे के पास है ना, और हर बंदे को एक्सेस है उस सारी सिस्टम पे। तो ऐसा नहीं है कि कोई शायद नीचे वाला हो, बहुत नीचे हो तो वो फंस जाएगा आके, नहीं तो हर बंदा अपने तौर पर ट्राई करता है। अच्छा, इतने सारे पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा, खुद ही आपकी चीज़ें बता रही हैं, बातें बता रही हैं कि कहाँ किस किस फेज़ से आप गुजरे होंगे और यहाँ तक पहुँचे। अब 18 साल का तनवीर नांडला है और आज का तनवीर नांडला है। अब कोई एक नसीहत जो आप उसको करना चाहें कि भाई बेटा देखो ये ना करना, तो फिर वो टाइम बच सकता है, वो अच्छे बंदे बन सकते हैं, वो किसी अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं। वो एक चीज़ या दो चीज़ या जो भी आप समझते हैं उसको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? क्योंकि ये वो लोग भी देख रहे हैं जो कि शायद आज 18 साल की उम्र में हैं और वो आपकी तरफ से किसी ऐसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपने वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस तरह से मैं ब्लेस्ड हूँ। मुझे नहीं समझ आती क्यों कि मुझे जिस फेज़ ऑफ लाइफ में मैं गया हूँ उस फेज़ ऑफ लाइफ में मुझे बेहतर हालात समझ लें कि अल्लाह ताला ने दे दिए। मिसाल के तौर पर जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो मुझे इस फील्ड का पता चल गया। जब इस फील्ड में एंटर हुआ तो मुझे SEO का पता चल गया। तो ये समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से ही था। तो मैं अपने 18 साल वाले तनवीर को ये नसीहत करूँगा कि अगर आपने सही काम कर लिया ना, फिर थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाओ। हम
मैं जो इस एज में आके चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये मुझे पहले चीज़ें सीख लेनी चाहिए थी। तो ये एक मैं एक नसीहत अपने आप को करूँगा। बाकी किसी की परवाह करना छोड़ दें। पैरों में जंजीरें होती हैं इंसान के, वो पता नहीं आप इस चीज़ को किस तरह लें। लोग रिलेशनशिप्स, फैमिली, रिलेटिव्स, यार दोस्त, बहुत सारी हमारे पाँव में जंजीरें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हर बंदा में पकड़ के जो है ना पीछे खींचने की कोशिश करता है। और ऐसे ऐसे लोग भी करते हैं जिन पे मैं बात करूँगा, लोग कहेंगे ये देखो जी, फिर जो है ना पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। तो उन जंजीरों से ना जितनी जल्दी बाहर निकल आए तो बेहतर होता है। तनवीर नाडला अपने डिसीजन लेता है या बड़े डिसीजन में अपनी कम्युनिटी से या जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है उनसे मशवरा लेते हैं? मेरी टीम ये कहती है कि मैं उनसे मशवरा ले लेता हूँ, लेकिन करता दिल की हूँ। हाँ, लेकिन नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं डिसीजंस खुद लेता हूँ वैसे। और उसकी रीज़न ये है कि डेफिनेटली टीम के साथ मीटिंग्स होती हैं, वो इनपुट देते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई भी करता हूँ। लेकिन उसकी रीज़न ये है कि मेरे जो बहुत सारे डिसीजंस उस तरह के पास्ट, देखिए मैं चलता हूँ डेटा की बेस पे कि पीछे 3 बातें अगर एक बंदे ने की, उनमें से अगर 2 झूठ थी तो मैंने माइंड में परसेप्शन बना ली कि बंदा झूठ बोलेगा। अगर एक बंदे ने 10 मुझे सजेशंस दी, उसमें से मैंने 2 अप्लाई की, 2 वर्क कर गई, मैंने कहा बंदा काबिल है, नेक्स्ट टाइम उसकी जो प्रायोरिटी हाइक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब एक बंदे ने 10 मुझे मशवरे दिए, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मशवरा था, तो वो डेफिनेटली अब उसको जो अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो डेटा को आई थिंक सेल्फ एनालिसिस, और ये जो चकाचौंध होती है ना, ये एक ऐसी रेस लगी हुई है कि हम बाज़ औक़ात सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते। तो एक टाइम पे खुद को रोक के सेल्फ एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या मैं जिस तरफ दौड़ा जा रहा हूँ, ये कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर रहा। मैं आपको अपनी बताऊँ कि मैंने ज़िंदगी में कोई 3-4 दफ़ा ना समझ लें कि कोई गलत काम करने की कोशिश की, कि किसी बंदे को डस पहुंचाने की कोशिश की। उसका मुझसे जिस तरह तावान नहीं होता, नेचर, कुदरत ने मुझसे उसका तावान ले लिया। मुझे उसके बाद समझ आ गई, मैं कहता तनवीर ना, ये तेरा बात, ये तेरी फील्ड नहीं है। क्योंकि अगर तू बुरा करने गया ना तो तेरे साथ जो है ना बुरा हो जाएगा, तो इससे अवॉइड कर। तो फिर वो मैंने शुरू में जो बात की थी कि नेचर की हेल्प वो बड़ी काम आती है। वो जब आपके साथ हो ना, फिर आपके हेटर्स, फिर आपके नेशेयर्स जो भी है ना, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही है। सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? बेस्ट कम्प्लीमेंट आपके लिए? बेस्ट कम्प्लीमेंट ये होता है कि सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये इससे खूबसूरत, और वो भी किसी बच्चे की माँ की ज़बान से। बिल्कुल। $100 मिलियन आपके सामने टेबल पे रखे हुए हैं, अब आपने इनको खर्च करना, कहाँ खर्च करना चाहेंगे, किस जगह खर्च करना चाहेंगे? एक पासपोर्ट लूँगा किसी तगड़ी कंट्री का और वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊँगा। सही। काम काज सारे छोड़ छाड़ के कहीं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सही है। और पीछे स्किल को छोड़ देंगे? चलती रहेगी, उसको ऑटोमेट करेंगे ना, डेफिनेटली। सही है, सही है, सही है। अच्छा, उसके अलावा आप बताएं कि अब ज़ाहिर बात है मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, वो शायद नहीं जानते कि आप क्या काम करते हैं। वो लोगों को क्या बताते हैं कि तनवीर क्या काम करता है? यार मैं इस मामले में मैंने वो कहा ना कि मैं हर मामले में ब्लेस्ड हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में ही मेरा काइंड ऑफ जो एक उरूज है वो उन्होंने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग उन्हें आके अब बताते हैं कि देखिए, फिर वीडियोस दिखाते हैं पापा को ना। अभी पापा परसों गए किसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने, तो वहाँ पे बच्चा बैठा था, उसने कहा जी आप तनवीर नाडला के वाले साहब? ने कहा जी। तो उसने ना दवाइयों के पैसे लिए उनसे, ना चेकअप। मैं उस लड़के को नहीं जानता अभी तक भी, ना उसने चेकअप के ना कुछ के। तो अब्बा जी जो है ना वो सीना चौड़ा करके ज़रा आते हैं कि तो हाँ, तो बहरहाल अब उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना पड़ता। अब लोग उनको बताते हैं कि आपका बेटा ये कर रहा है। मेरी वीडियोस दिखाते हैं, मेरी फ़ोटोज़ होते हैं वो सारी ISPR वाली, इधर उधर वाली, तो वो दिखाते हैं। सही है। पहली इनकम जो आपको हुई वो कितनी थी और कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ खर्च किया आपने?
$114 थे आई थिंक। $64 पहले हुए थे, वो अकाउंट बंद हो गया था। अच्छा। वो क्लिक एक्सचेंज की वजह से। सही। $114 थे और आपके बाजू में ऑफिस लिया था, मुझे याद है। बिल्कुल सही। तो ऑफिस सेटअप किया था उससे। सही। चले, शुरुआत ही आपकी जो है वो काम बनाने हाँ, से जो है वो हुई। सही है। आप कैसे प्लान करते हैं या खुद ब खुद ही, जिस तरह आप बता रहे हैं, वो ब्लेस्ड का लफ्ज़ जो है वो काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, तो मुझे लगा कि सब कुछ ही ऑटोमेट हुआ हुआ, शायद पीछे से ही ऑटोमेट हुआ हुआ आपके लिए। अगले 2 साल को प्लान किया हुआ है, कोई प्लानिंग है अगले 5 साल में यहाँ पहुँचना है, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, प्लानिंग तो इंसान डेफिनेटली सोचता तो है, ख्वाहिश। देखिए, एक होती है प्लानिंग, एक होती है ख्वाहिश। जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को पूछा जाए ना करोड़ रुपया चाहिए, वो कहेंगे चाहिए, वो ख्वाहिश है। अब उस कमाने के लिए प्लान करना, क्या ये मैं करूँगा तो 1 करोड़ मिलेगा। डेफिनेटली प्लानिंग चल रही होती है। मैं यहाँ पे साजिद का जिक्र करना चाहूँगा, उसकी बहुत ज़्यादा इनपुट होती है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मशवरे लेता हूँ। इस बात पे वो हंसना पड़ेगी कि मशवरे लेता भी है कि नहीं। तो पूरी टीम है, इनपुट में बहुत ज़्यादा लेता हूँ अपनी सारी टीम की, दोस्तों की। मतलब उस मामले में वो जो समझते हैं कि वो मुझे कोई भी बात करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 5 साल बाद मैं बेहतर पोजीशन में इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो, मुझे तो मेन होता है कि चूँकि मेरा वो हार्ट का प्रॉब्लम है तो ज़िंदगी की फ़िक्र होती है। तो अगर ज़िंदगी रही तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने बेहतर ही लिखा होगा इंशाल्लाह। और प्लानिंग यही है कि पाकिस्तान लेवल पे एक ऐसा IT पार्क्स मैं बना के जाऊँ कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की और जदीद चीज़ों की जो है ना वो बात हो। वहीं पे ऑफिसेज़ हों, वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर्स हों, वहीं पे जो है ना कोलैबोरेशंस हों, वहीं पे इन्वेस्टमेंट्स रेज हों, मतलब वन स्टॉप हब हो पूरा। तो ये मेरा ड्रीम आप कह सकते हैं, ये प्लानिंग भी है इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ड्रीम है जी। आप कोर स्पेशलिटी SEO ब्लॉगिंग से शुरू हुई और आपकी और आगे सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रही। आजकल का मसला AI आ गया है जी, ChatGPT 3 है, अब 4 आ रहा है, फिर आता चला जाएगा। चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। लोग जो काम करके आपके पास पैसे बना रहे थे, आपके इनबॉक्स में मैसेज आते होंगे जी फ्यूचर क्या है, ये काम ख़त्म हो जाएगा या ये काम जो है वो बच जाएगा। आप कैसे देखते हैं इस सारी चीज़ को? देखिए, मैंने हमेशा टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, एम्ब्रेस किया है, उसको कबूल किया है। अब चीज़ों को इस डर से कबूल ही ना करना कि मैं नाकाम ना हो जाऊँ या इससे मुझे नुकसान ना पहुँच जाए, ये कमज़ोर लोगों की, कमज़ोर नेशंस की निशानी है। आप हमारे पाकिस्तान की तो छोड़े, हमारे रिलीजन की जो हिस्ट्री है वो उठा लें कि जिस वक्त लोग बुक्स छाप रहे थे, हमने कहा जी प्रिंटिंग प्रेस नहीं करनी। जब लोग बम बारूद बना रहे थे, हमने कहा जी वो तलवार से लड़ना जो है ना वो बेहतर है। तो हमने इनोवेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इन अ लार्जर एस्पेक्ट बात कर रहा हूँ। नीचे लोग कहें जी अल-ख़वारिज़मी भी तो वो था, तो डेफिनेटली हैं इक़दामात, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये AI भी इज़ वन ऑफ देम ना। अगर हम इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो AI को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इस डर से नहीं करेंगे हमारी जॉब चली जाएगी, ठीक है, और हम एम्ब्रेस ना करके तो जॉब चली जाएगी ना, तो फिर एम्ब्रेस करके जॉब चली जाए वो बेहतर नहीं। तो देखें, AI को डेटा की ज़रूरत तो रहेगी, ठीक है, तो जब तक AI को डेटा की ज़रूरत रहेगी तब तक ह्यूमंस जो है ना वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये इस तरह की जो तरक्की है, आज से 50 साल पहले का जो बंदा है वो पैदा होके आज ज़िंदा होके आ जाए, तो अब उसके सामने अगर मोबाइल रख दोगे तो वो कहेगा ओह इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है। हम जब गूगल आया, बल्कि जब 3G आया तो हमने कहा जी 3G से बेहतर तो देखें ना, एज से जान छूट गई, इससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकती। तो अब दुनिया जो 6G की तरफ जा रही है, तो AI भी ऐसे है कि ये मतलब मेरे नज़दीक ये एक और एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, जिसको मैं भी एक्सेप्ट करूँगा, लोगों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके साथ चीज़ों को सिंक करना चाहिए। तो ये, और मैं इसको एज अ असिस्टेंट यूज़ करूँगा ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो। मैं आपको बताऊँ, मैंने बड़े अरसे बाद ChatGPT से ना खुद बैठ के पूरा CMS बना डाला है। हालांकि मैंने प्रोग्रामिंग छोड़ दी थी बड़े अरसे से, लेकिन अब चूँकि अपना दिमाग वो डेवलपर के अंदर थोपना बड़ा मसला होता है, तो मैंने बैठ के खुद ही बना डाला। तो
एक्सेप्ट किया ना, मुझे चैट जीपीटी से जो है ना एक बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन डेफिनेटली वो बहुत सी चीज़ों को ऐसे हिट नहीं कर देगी कि एकदम गिरा देगी, ख़त्म हो जाएगी हर चीज़, नहीं। इसमें मैंने एक मिसाल दी है, कल मैं गुजर रहा था निशात के पास है, तो लिखा हुआ था स्टेनोग्राफर कोर्स करें, गारंटेड गवर्नमेंट जॉब। मैंने कहा लोग एआई से परेशान है, यहाँ देखे स्टेनोग्राफर के भी अभी तक काम हो रहे हैं। तो कुछ नहीं होता, ये इतनी जल्दी भी चीज़ें जो है ना बिल्कुल तलपट नहीं हो जाएंगी। एक्सेप्ट कर लें, क्या बताऊं, आपके $500,000 वाली चीज़ें जो रहेंगी ये कहीं नहीं जाती होती, इतना एक रहता है सिस्टम। $500,000, क्योंकि ये मेरे ख्याल में माइंड सेट का ज़्यादा फ़र्क है। और फिर वो जो सवाल आता है ना इनबॉक्स में, कमेंट में, कि बताएं, एक आप किसी टॉपिक के ऊपर बोल रहे होते हैं तो बताएं कि इसका स्कोप है कि नहीं है, उसका स्कोप है या नहीं है, फ्रीलांसिंग का स्कोप है या नहीं है। तो इस सवाल का क्या आपके पास जवाब है कि जी ये जो मुख्तलिफ फील्ड को कह के पूछते हैं कि जी हाँ इसका स्कोप है या नहीं है? यार स्कोप की टेंशन हमें नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, अगर आपने लेट्स सपोज एक ऐसी चीज़ आपने सीखी जो कि फ्यूचर में जाके ऑब्सोलीट हो गई, मान लिया मैंने इस बात को एक लम्हे के लिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो अब आप ज़ीरो हो गए? नहीं। C# जिसको आती है ना, C#, वो PHP भी अगर C# ख़त्म हो जाए और PHP लैंग्वेज आ जाए तो उसके जो कॉन्सेप्ट बने हुए थे वो PHP में काम आ जाएंगे। Exactly. इसी तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आ गई और उसकी एडवांसमेंट्स आ गई तो आपके जो कोर, आपके जो दिमाग के अंदर जो चीज़ें, उसके कॉन्सेप्ट बने हुए हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएंगे, एकदम वो चलते रहेंगे। तो इस मामले में परेशान ना हुआ करें। हाँ, ज़रूर है, अच्छी बात है कि आप सर्च कर लें। हाँ, एक नया बच्चा है, उसने प्लान करना है 10-15 साल बाद का कि मैं यार आज मैं 12 साल का हूँ तो 22 साल का हूँ तो मैं किस जगह पे हूँ। उसको डेफिनेटली स्कोप देखना चाहिए, उसको रिसर्च करनी चाहिए और उसको भी पहला स्टार्ट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही करने में लगाना है। एकदम से उसने पहुँच नहीं जाना कि बस वहाँ पे जाके मैं डेरे डालूँगा। सही है जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपके साथ हुई। और लास्ट में आपके सुनने वाले जो है वो ज़्यादा शायद देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि आखिरी वर्ड्स क्या हैं तनवीर नांडला की तरफ से? टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करें, कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर भरपूर एतमाद हो, अल्लाह पर तवक्कल रखें, बड़ा शदीद किस्म का, चाहे हालात आपके हक़ में नहीं भी जा रहे ना टेम्परेरली, फिर भी शदीद किस्म का आपका तवक्कल हो कि अल्लाह ताला अगर मुझे इस कठिन फेज से गुजार रहा है तो ये मेरी प्रिपरेशन हो रही है फॉर समथिंग बेटर। ये आपका स्ट्रॉन्ग एक तवक्कल हो। इसके बाद लर्निंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक यूडेमी से $12 का कोर्स कर लिया, अब वो अप्लाई करके बैठ जाना चाहिए, इसी को मैं सारी ज़िंदगी गुजार दूंगा इसी पे, नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि आप लर्निंग करते रहें, चीज़ों के बारे में अपडेट रहें। और अपडेट रहने के 2 तरीके हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो लर्न करेंगे। दूसरा, आप जो उस प्रैक्टिकल कर चुके हैं उनसे आप सीखेंगे, तो ये आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है ना ये कंटिन्यूस रहेगा। तो इसके अलावा बस यही है कि कंसिस्टेंट रहें। ये था जी तनवीर नांडला। कंसिस्टेंट रहें और अपने आप पे बिलीव रखें, और सारा का सारा काम ही बिलीव का है, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं कि इसी में से रिज़ल्ट लेना है तो फिर अगर आपके पास 1% भी डाउट आ जाएगा तो यकीन करें कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं रहेंगी। तो कंसिस्टेंट रहें, बिलीव रखें, जिस डायरेक्शन पे लगे हुए हैं सीखते रहें। हमारा काम सीखना है, जब आप जितने भी ऊपर चले जाएं ये सीखते हैं, मैं सीखता हूँ, हम रोज़ सीखते हैं, तभी आगे बढ़ने का हौसला जो है वो मिलता है। तो जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। ये था आज तक की पॉडकास्ट, और थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।